हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास के अंतर्गत बच्चों हम लोग आपका देख रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4, जो चैप्टर नंबर 4 है आपका पॉवर्टी, गरीबी, इसको हम लोग आपका देख रहे थे। कल हमने इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को पढ़ा और बहुत सारी चीजों को हमने जानने का और फॉर्म को समझने का हम लोगों ने आपका प्रयास किया। क्लियर है। और इसी के अंतर्गत हम लोग कल बच्चों ने पढ़ा था आपका बफर स्टॉक। आज हम लोग दोबारा आपका पढ़ेंगे बफर स्टॉक को। चलिए ध्यान दीजिए, बात करते हैं बफर स्टॉक की। सबसे पहले आपको जानना होगा क्या होता है बफर स्टॉक। सबसे पहले हम आपका इसके विषय में ही पढ़ेंगे और इसको अच्छे से देखेंगे। ध्यान दीजिए, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज। अब क्या है अनाज में आपका? गेहूं चावल का भंडार है। यानी कि बफर स्टॉक में क्या है सिंपली कि एफसीआई क्या करती है, सरकार के माध्यम से गेहूं और चावल का भंडार करती है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कीमत कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए बुआई के मौसम में पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत घोषित करती है। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए होता क्या है। बफर स्टॉक के लिए सरकार के माध्यम से एफसीआई क्या करती है, गेहूं और चावल को खरीदती है। और खरीदती कहां से है? क्योंकि सरकार क्या करती है, फसल उगने से पहले या फिर जब उगने वाली होती है तो उसका रेट लगाती है कि सरकार क्या करेगी, इसका एमएसपी देगी। क्या देगी? एमएसपी। क्लियर है? न्यूनतम समर्थन मूल्य हम जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं। कि मान लीजिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निकला 1850 रुपए और धान का निकला आपका 2020 रुपए, ऐसा मान लीजिए। वो सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार इसकी घोषणा करती है कि जितना भी किसान का गेहूं होगा उस गेहूं को 1850 रुपए में, कम से कम 1850 रुपए में सरकार उस गेहूं को खरीद लेगी। और अगर चावल को होगी तो आपका 2020 रुपए में उस चावल को खरीद लेगी। इस तरह से सरकार क्या करती है, एमएसपी की घोषणा करती है। उसी घोषणा के आधार पर सरकार क्या करती है, अपनी मंडी में गेहूं को खरीदती है। उस गेहूं चावल को खरीदने के बाद सरकार के स्टॉक में रखा जाता है, यानी कि हो जाता है एफसीआई के पास, और उसको भंडारण कर लिया जाता है। और हम लोग क्यों भंडारण करते हैं बच्चों? ताकि हम लोग किसी भी आपत्ति के समय, आकस्मिक आई इमरजेंसी के समय हम इस अनाज का प्रयोग कर सकें। क्लियर है? क्या कर सके? इस अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। खरीदे हुए अनाज भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसे कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार की कीमत के स्तर पर अनाज वितरण किया जाता है। इस कीमत पर निर्गम कीमत कहते हैं। खराब मौसम में या फिर आपदा के काल में अनाज की कमी की समस्या करने में हल मिलता है, यानी कि मदद मिलती है। सिंपली देखिए, जो लोग गरीब व्यक्ति है जिनके पास अनाज नहीं पहुंच सकता, हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा फैक्टर ये है, कोई आपदा आ जाए, किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आ जाए, उस समय में फूड सिक्योरिटी को दूर करने के लिए बफर स्टॉक में जो हमारी चीजें होती हैं हम उसको निकालकर उस जगह पर पहुंचा देते हैं, ताकि एटलीस्ट हमारे पास खाद्यान्न की जो समस्या है वो ना हो। इसलिए हम आपका बफर स्टॉक बनाते हैं। क्लियर है? आपको छोटा लग रहा होगा बफर स्टॉक, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप सिविल सेवाओं की तैयारी करेंगे, आप बैंकिंग की तैयारी करेंगे, वहां आपसे पूछा जाएगा कि बफर स्टॉक क्या होता है। फिर आपके जो है बच्चों, आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है बफर स्टॉक, ये कहां से आ गया, जबकि आपकी 9th की क्लास में है। सोचिए, आप इनको ध्यान दीजिए। आप इस तरह से आप इनको छोटा ना समझिए कि हम खाली आंसर रट लेंगे और अपनी परीक्षा में लिख देंगे। हमारे स्कूल में तो परीक्षा होती है। नहीं, अगर कुछ पैटर्न बना हुआ है तो उसकी कुछ विशेषता होगी और लॉन्ग टर्म तक ही हमें ये आपका बेनिफिशियल है। चलिए, तो हमने बफर स्टॉक को पढ़ लिया और बफर स्टॉक को जानने की कोशिश की। अब बात करते हैं पीडीएफ की।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसको देखिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से गरीबों के समाज के गरीबों वर्गों में वितरित करती है। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि इसे पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों में गांव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में ऊंची दर वाली दुकानें कहा जाता है। चीनी, खाद्यान्न, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल, भंडार, ये सब कीमत से बाजार कीमतों पर लोगों से बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनका अनुबंधित मात्रा यानी कि 35 किलो अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलो चीनी निकटती राशन की दुकान से खरीद सकता है। अब आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपके यहां गांव में कंट्रोल की दुकान होती है, कहीं कंट्रोल कहते हैं, कहीं आपके राशन की दुकान कहते हैं, कहीं आपके गल्ला कहते हैं, सब जगह के एक अपनी लोकल भाषा में कुछ ना कुछ इनको बोलते हैं। गांव में क्या होता है, एक राशन की दुकान होती है। क्लियर है? समझिए इसको एक बार। इस राशन की दुकान के माध्यम से क्या होता है कि ऐसा गरीब वर्ग जो आपका अनाज खरीदने में सक्षम नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने परिवार के लिए जिस कीमत पर बाजार में गेहूं, चावल, चीनी उपलब्ध है उसको वो आपका खरीद ले, तो सरकार क्या करती है, उसको मदद करती है। यानी कि मान लीजिए अगर गेहूं का रेट 10 रुपए किलो है बाजार में, ऐसे मानिए, तो सरकार इस प्रणाली के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से, आपके राशन कार्ड के माध्यम से ये गेहूं आपको क्या देगी, 2 रुपए किलो देगी। मान लीजिए चावल का रेट आपके 15 रुपए है तो वो आपको 3 रुपए किलो देगी। क्लियर है? सरकार की ये कोशिश है कि गरीब, कमजोर, आर्थिक वर्ग के लोगों को हम लोग क्या कर सकें, सस्ता राशन उपलब्ध करा सकें। क्लियर है? अब देखिए, अब मिट्टी का तेल मिलना जो है वो आपका बंद हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मिट्टी का तेल सरकार नहीं दे रही है क्योंकि सरकार ने हर जगह बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी है। पहले के मिट्टी के तेल के आपके तेल के 2 प्रयोग होते थे, सबसे पहले ध्यान दीजिए। पहला प्रयोग था आपका रोशनी के लिए, क्योंकि मिट्टी के तेल को आपका जलाने के लिए लैंप वगैरह में उसको यूज करते थे। दूसरा था स्टोव पर खाना बनाने के लिए। सरकार ने दोनों चीजों से ही आपकी निजात पा लिया है, हर घर में बिजली सुविधा पहुंचा दी है और उसकी जगह आपका गैस सिलेंडर जो है आपका सरकार ने आपका प्रोवाइड कराए हैं। तो अब जो है आपका राशन में या आपका 5 लीटर जो मिट्टी का तेल है वो नहीं मिलता। हाँ, चीनी मिलती है, गेहूं मिलते हैं और इसमें आपका चावल मिलते हैं, ये चीज आपको मिल जाती है। और अगर किसी स्थिति बहुत ज्यादा अलग है, किसी क्षेत्र को विशेष आपका पोषण देना है, तो वहां पर दाल और मोटे अनाज और नमक और साथ में आपका सोयाबीन ऑयल, इन सब का आपका प्रावधान रखा गया है। तो सरकार की कोशिश क्या है? सरकार की कोशिश ये है जो गरीब परिवार हैं उनको आपका पोषण युक्त भोजन प्राप्त कर सकें, ताकि जो हमारे यहाँ कुपोषण की स्थिति बनी हुई है हम उसको दूर कर सकें। और यह सारा सिस्टम किससे चलता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के माध्यम से ही आपका ये सारी चीजें चलती हैं और पीडीएस के आपके माध्यम से ही ये सारी चीजें आपकी फ्लो होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, गांव में राशन के जो कार्ड होते हैं, किसी के पास पीला कार्ड होता है, किसी के पास रेड होता है, किसी के पास व्हाइट होता है, और तीनों में अनाज दर के जो आपका रेट है वो अलग अलग होते हैं। एक इसी में जो आपका रेड वाला है वो है अंत्योदय कार्ड योजना। पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें राशन बिल्कुल मुफ्त मिलता है। गरीब गांव के या किसी भी वर्ग क्षेत्र के ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सक्षम ही नहीं है कि वो पैसे में आपके राशन को खरीद ले, तो सरकार उसको निःशुल्क आपका राशन प्राप्त कराती है। क्लियर है? और ऐसे ही हमने देखा कि बाजार लगभग 5.5 लाख दुकान भारत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसको देखते हैं कि क्या स्थिति। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। देखिए, जो हम अपना राशन बांटते हैं, बंगाल में अकाल हुआ था 1940 में, उसी से शुरुआत है। हरित क्रांति के पूर्व भारी संकट के कारण 60 के दशक का मतलब है 1960 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबों के लिए
उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक में एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है, के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र कार्यक्रम आपके प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले ही थी, लेकिन उसमें और उसे मजबूत किया गया और इसी के साथ एक लगा दी, एक प्रणाली और शुरू कर, जिसका नाम था एकीकृत बाल विकास, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट इंटीग्रेशन आपका प्रोग्राम। क्लियर है? ये कब शुरू हुई? 1975 में शुरू की गई। और एक और चीज शुरू हुई, काम के बदले अनाज मिलेगा, FFW, ये शुरू हुआ 1977 और 78 में। तो ये ऐसी योजना थी जो सरकार ने लोगों की गरीबी दूर करने के लिए, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए, उनको भूखमरी से सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार की योजनाओं को आपका चलाया। इन वर्षों में कई आपके नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे जो आपके शुरू किए गए, और कार्यक्रम को चलाने के लिए बढ़ते अनुभव के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि PAP आपके चलाए जा रहे हैं। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी हैं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा कार्यक्रम है। अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाती है। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा काम में बड़ा योगदान देते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि TPDS की आपकी प्रारंभ किया गया है। अब देखिए, बहुत सारी सरकार ने और बाप की योजना चलाई है, जिनका उद्देश्य क्या है। देखिए, एक योजना है बाप की मिड डे मील, जिसको हम बोलते हैं आपका मध्यांतर भोजन सेवा है। अगर आप स्कूल में पढ़ने जाओगे बच्चों, तो स्कूल में जो आपके प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, उनको दोपहर में आपका खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है। उनकी कंडीशन क्या है कि आप अपने बच्चों को आप स्कूल में भेजिए। उससे क्या होगा, जो आपके गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को बहुत कम उम्र में बाल श्रम में लगा देते हैं, कम से कम उससे बचेंगे। पहला, उनको एजुकेशन मिलेगी। दूसरा, उनको दोपहर का खाना मिलेगा। इससे क्या होगा कि भारत में जो आपका लिटरेसी रेट है वो आपका बढ़ेगा, एजुकेशन साक्षरता दर आपकी बढ़ेगी और लोगों में जो आपका कुपोषण की कमी है वो आपका दूर हो जाएगी। तो ये सरकार इस तरह की योजना चला रही है। और आपका अगर लोगों को रोजगार मिलेगा प्रॉपर तरीके से, तो वो क्या होंगे, खाद्य सुरक्षा में एक उनका बड़ा हिस्सा आपका बढ़ जाएगा। तो हर तरीके से लक्षित कर सरकार आपका फोकस कर रही है। क्लियर है? इतना हमने देख लिया। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, किसी को डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर आपसे एक बार कहता हूं कि कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अपना माइक ले और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे। कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाइए वॉलेंटरी। चलिए देखिए, आपको समझ देता हूं। देख लिए बच्चों, यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम? चलिए, कुछ पूछना है बच्चों यहां तक? तो आपको बच्चों बफर स्टॉक समझ आया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपको समझ आई? क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं सार्वजनिक जो हमारी वितरण प्रणाली है, इसकी वर्तमान जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है। थोड़ा सा हम लोग इस पर गौर कर लेते हैं और इस पर आपका विचार करते हैं। ठीक है? अब हमको ये देखना है कि जो हमारे यहाँ सार्वजनिक जो आपकी वितरण प्रणाली है, जो आपका पूरे देश में इतना बड़ा सिस्टम को लगाए हुए है, गरीबों को जो खाना खिला रही है, जो आपकी भूखमरी इंडेक्स को में उसमें मदद कर रही है, और सरकार इतने बड़े लेवल पर इतना सारा स्टॉक जो आपका रख रही है, उसकी स्थिति क्या है। थोड़ा सा उसकी स्थिति को हम लोग आपका जान लेते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। पहली बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। क्लियर है? प्रारंभ से यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। बाद में वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष यानी कि मजबूत यानी कि कुशल कह सकते हैं, और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया, यानी कि इसमें कुछ रिफॉर्म लाए गए।
उन रिफॉर्म को थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं कि कौन से वो रिफॉर्म है। 1992 में देश के 1700 ब्लॉक में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि आरपीडीएस शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाया गया। अब देखिए, पहले तो हम क्या कर रहे थे, चाहे कोई गरीब है या नहीं है, हम सबको आपका पीडीएस के माध्यम से राशन दे रहे थे। लेकिन हमने इसमें रिफॉर्म किया। रिफॉर्म कब किया? 1992 में, जब आपका 1992 की हमारी नई नीतियां आई, तो हमने क्या करा कि 1700 ब्लॉकों को हमने आपका चिन्हित कर लिया, 1700 ब्लॉक को, और कोशिश ये करी कि ऐसे ब्लॉक जहां पर आपका गरीबी बहुत ज्यादा है और जहां पर आपका पिछड़ापन है, दूर दराज के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को खास करके हम लोग इनको लक्षित करें। और लक्षित करने से क्या होगा कि जिन लोगों पर आज भी पहुंच सुनिश्चित नहीं है, हम उनको ये पहुंच आपका सुनिश्चित आपकी कर सकें। तो हमारी कोशिश क्या है कि जितने भी दूर दराज के और आपके पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां तक हम क्या करें, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ को पहुंचाएं। क्लियर है? और हम लोगों को लक्षित करना चाहिए। अब देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण, ध्यान दीजिए, खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे ताकि मानव गरिमय जीवन निर्वाह कर सके। अब हमने एक एक्ट लिया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इस एक्ट के माध्यम से क्या घोषणा करा कि लोगों को हम कम से कम आपका अच्छा खाद्यान्न, पोषक युक्त और सुरक्षित और सस्ती आपकी कीमतों पर लोगों को खाद्यान्न क्या कराएं, हम लोग उपलब्ध कराएं। क्लियर है? इस अधिनियम के तहत 75% कितना पॉपुलेशन है, 75% नंबर है, ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या का योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि हमने टारगेट रखा है कि गांव के 75% लोगों को इसके अंदर हम लोगों को अपना कवर ऑफ करना है, और शहर के जो आपके 50% है, हम उनको कवर ऑफ करेंगे ताकि इस योजना का उनको लाभ मिल सके, इस एक्ट का उनको लाभ मिल सके। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमतें अपनाई गई, यानी कि दोनों की कीमतें अलग अलग है, जो गरीब हैं और जो गरीब नहीं हैं, इनके लिए जो रेट है उनमें अंतर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा आपकी योजना प्रारंभ की गई थी। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों की सर्वाधिक गरीबी और दीन दृष्टि नागरिक समूह पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता का सारांश सारणी 4.3 में किया गया है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोग और खाद्यान्न उपलब्ध कराने सरकार की नीतियों में सार्वजनिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई हैं। इन्होंने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखिए, ये तो पहला केस है जहां पर आपको डिफरेंट कीमत पर आपको अनाज मिलेगा, गरीब और आपका जो गरीब नहीं है। उससे पहले भी 2 योजना हमने जिक्र किया, अंत्योदय अन्न योजना का और अन्नपूर्णा योजना का, जहां जिनमें आपका सेपरेशन रखा हुआ था। क्लियर है? अब देखिए, ये योजना चला जा रही है, इनका सिंपल मतलब क्या है? अगर आप देखें, जितनी सरकार योजना चला रही है, कुछ को लक्षित करती है, किनको विशेष जिलों पर चलाती है, कहीं विशेष ब्लॉक में चलाती है। सरकार का केवल एक ही स्तर है कि भारत के लोगों को, अपनी जनता को पोषण युक्त बना सके, उनको खाद्यान्न उपलब्ध करा सके, भारत में भूखमरी ना रहे, हर व्यक्ति तक कम से कम ये तो हो कि उनको 2 वक्त की रोटी प्राप्त हो जाए, चाहे वो सामर्थ हो या सामर्थ्यवान ना हो। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को भोजन प्राप्त हो। इसलिए सरकार क्या करती है
ये बहुत सारी योजना चलाती है और इन योजना के माध्यम से गरीब लोगों को चिन्हित करके उनको लाभान्वित करती है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इतना बड़ा सिस्टम विश्व में कहीं नहीं है जिसने भारत ने जिस प्रकार कर रखा है। आप देखिए लॉकडाउन में जब हमारे यहाँ कोविड महामारी थी, भारत सरकार ने लोगों को निःशुल्क राशन प्रोवाइड कराया है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सिस्टम था कि पूरे भारत में गांव गांव तक और व्यक्ति व्यक्ति तक खाद्यान्न की पहुंच उपलब्ध कराई है। आप इस चीज को गंभीरता से समझिए और इसकी गंभीरता को समझिए कि कितना महत्वपूर्ण रहा है, सरकार का कितना बड़ा सिस्टम होगा और कितना बड़ा स्टॉक सरकार के पास होगा कि गांव तक लोगों तक पिछले 6-7 महीनों में हर व्यक्ति को खाद्यान्न आपका उपलब्ध कराया है। तो ये सिस्टम है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, जो आपका पीडीएस का। क्लियर है? आप इसको पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए। देख लिया बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बफर स्टॉक क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है और उसके साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो हमारी प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसकी वर्तमान कंडीशन या स्थिति क्या है। तो आप देख चुके हैं कि वर्तमान कंडीशन क्या है और आपकी प्रेजेंट स्थिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आखिर सरकार इतना बड़ा जिम्मा क्यों ले रही है, क्यों ले रखा है उसने कि मैं सब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराऊंगी, मैं सबको आपका स्वस्थ रखूंगी, सबको पोषण युक्त भोजन दूंगी। सरकार का कितना बड़ा राजस्व, कितनी बड़ी जो सरकार को जो आपकी इनकम होती है उसका लगभग 60% आपका योजनाओं में, आपके इस तरह की योजनाओं में लगा देती है। गरीबी को दूर करने में, रोजगार देने में, शिक्षा देने में, स्वास्थ्य देने में। उनका सिंपल एक मतलब है कि हमारे देश में लोग शिक्षित हों और स्वस्थ हों, खाद्यान्न चीजें क्या हों, उपलब्ध हों। ये सरकार का आपका प्रयत्न है और ये सरकार का आपका प्रयास रहता है। आगे देखते हैं बच्चों थोड़ा इसमें। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहता है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका हाई रेट पर वस्तुओं को नहीं खरीद सकते, तो क्या कर रखा गया उनके लिए, न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि में योगदान दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। कुछ क्षेत्रों में किसान की आय सुरक्षा आपके प्रदान की गई है। अब ऐसा नहीं है केवल एक ही वर्ग के लिए, जो हमारे किसान हैं उनकी आय को भी सुरक्षित करने के लिए ये सारी चीजें ध्यान रखी गई हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधार पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है। अब देखिए इतना बड़ा सिस्टम है, इतने बड़े सिस्टम होने के बावजूद भी जो हमारे पीडीएस का सिस्टम है इसमें भी बहुत सारी आलोचना इसको आपका झेलनी पड़ती है। अनाज से ठठास यानी कि पूरी तरह से भरे हुए, ठठास भरे हुए अन्न भंडार के बावजूद भूखमरी की घटना हो रही है। अब कह रहे कि हमारे पास इतना बड़ा स्टॉक है, इतनी बड़ी सिस्टम है, फिर भी आप देखोगे भारत में भूखमरी से हजारों लोग मर जाते हैं। क्लियर है? क्या आपको देखना होगा। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे पास आपका बफर स्टॉक है उसके पास खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, फुल भरे हैं स्टॉक हमारे पास। कहीं अनाज सड़ रहा है तो कहीं कुछ स्थान पर अनाज के चूहे खा रहे हैं। अब कहते हैं कि एफसीआई के पास इतना भोजन है कि अगर भारत 5 साल तक भी कुछ ना उगाए ना, तब भी हम पूरे देश को खाना खिला सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए कहीं अनाज सड़ रहा है तो कहीं कहां खा रहे हैं, आपके चूहे खा रहे हैं। नीचे दिए गए आरेख में 4.2 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और कीमतें मानदंडों को अंतर दर्शाती हैं। चलिए तो बच्चों आपको इस सिस्टम के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, पीडीएस सिस्टम को काम में जानने की आपका कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट बनता है आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।